अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है नई वीडियो के साथ। तो हमारा टॉपिक नंबर 2.4 केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो 3 सब टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ शेल, दूसरा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सब शेल, तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स का जिक्र करेंगे, कंसेप्ट ऑफ शेल और कंसेप्ट ऑफ सब शेल। तो आए सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ शेल। उम्मीद करते हैं कि शेल के बारे में आप पहले से जानते होंगे क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले हम नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे शेल और सब शेल के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझने के लिए आपके पास बुनियादी तौर पे शेल्स और सब शेल्स की मालूमात होनी चाहिए। टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यू शुड नो अबाउट शेल्स एंड सब शेल्स। कंसेप्ट ऑफ शेल्स, द एनर्जी लेवल्स और शेल और ऑर्बिट तीनों का मतलब एक ही है। तो ये तीनों जो है और ऑल पॉसिबल पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यही पॉसिबल पाथ है शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। तो उसके बाद दिस शेल्स आर नेम्ड एज KLMNO। ठीक है ना, तो इस शेल्स को हम नाम देते हैं। ठीक है, नाम देना भी ज़रूरी, तभी तो हम पहचान सकेंगे। KLMNO। जो न्यूक्लियस से करीब वाला शेल होगा उसका नाम होगा K शेल, न्यूक्लियस से करीब K शेल, उसके बाद वाला L, उसके बाद वाला M, उसके बाद वाला N। और जैसे जैसे शेल में इजाफा हो जाएगा आप उसको नाम को भी बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ OP भी लिखा हुआ, लेकिन हमने ज़्यादा शेल ड्रॉ नहीं किया है तो हम ज़्यादा नाम भी नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। और इस शेल को डोनेट किया, इस विद क्वांटम नंबर से डोनेट किया जाता है। N = 1 2 3 4 5। इस N का मतलब है क्वांटम नंबर। ठीक है ना, तो N का मतलब 1 2 3 4 5 6, जैसा लिखा है K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4। अगर O होगा तो उसके लिए N 5 होगा। ठीक है ना, P होगा तो उसके लिए N 6 होगा। ठीक है, तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, अलग से ही पिक्चर लगाई जाएगी। तो ईच शेल हैज़ अ फिक्स एनर्जी। बोहर के मुताबिक क्या है कि हर शेल की एनर्जी क्या है बेटा, फिक्स्ड अमाउंट में है। यानी इस शेल की एनर्जी डिफरेंट, इस शेल की एनर्जी डिफरेंट, इस शेल की एनर्जी डिफरेंट और इस शेल की एनर्जी डिफरेंट, लेकिन फिक्स अमाउंट में। पहले शेल की एनर्जी वही होगी जो है, दूसरे शेल की भी वही होगी जो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा उसमें। एंड इज डिस्क्राइब बाय एन वैल्यू। ठीक है ना, और इसको डिस्क्राइब करते हैं एन की वैल्यू से। ठीक है, कैसे हैं ज़रा देखते हैं। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे एन की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। ठीक है, एज द वैल्यू ऑफ इंक्रीजेज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो भी बढ़ेगा। क्लियर, ओके। एंड एनर्जी ऑफ द शेल आल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी उस तरीके से जो एनर्जी ऑफ ईच शेल है उसमें भी इजाफा होगा। तो जो सबसे करीब वाला जो शेल है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। के शेल की एनर्जी कम होगी। ठीक है, सबसे कम एनर्जी कौन से शेल की होगी, के शेल की होगी। एनर्जी बढ़ेगी, एल शेल में क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा एनर्जी लेवल है। यहाँ भी वही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, उसके बाद आता है एम शेल, यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा जिसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी। ठीक है ना, यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा जिसकी एनर्जी इस शेल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी। तो वही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेगा जिसकी एनर्जी उस शेल के मुताबिक होगी। अगर नहीं होगी तो उसे दोबारा लोअर शेल में जाना पड़ेगा। तो एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेज एंड द एनर्जी ऑफ द शेल इंक्रीजेस। ठीक है ना, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का फासला भी बढ़ेगा और शेल की एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ सब शेल। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा मौजूद है कंसेप्ट ऑफ सब शेल। शेल के बारे में बखूबी जान चुके हैं, तो आए अब सब शेल को देखते हैं। ठीक है ना, तो बोहर के मुताबिक क्या था कि हर एटम का क्या होता है, एक फिक्स शेल होता है। ठीक है ना, जिसको एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, श्रोडिंगर के एटॉमिक मॉडल में जाते हैं, तो हमें बात वहाँ से ये पता चलती है कि एक सब शेल के अंदर भी सब शेल मौजूद होता है। ठीक है ना, एक शेल के अंदर भी सब शेल मौजूद होता है। ठीक है ना, शेल का नाम क्या है, फर्स्ट शेल का नाम N, अगर क्वांटम नंबर 1 है तो शेल का नाम है K शेल। अगर क्वांटम नंबर 2 है तो शेल का नाम है L शेल। अगर क्वांटम नंबर 3 है तो शेल का नाम है M शेल। अगर क्वांटम नंबर 4 है तो शेल का नाम है N शेल, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। ठीक है ना, तो जब बात आगे बढ़ती है तो पता ये चलता है कि शेल के अंदर भी सब शेल मौजूद होता है।
ठीक है ना। इस शेल के अंदर भी क्या मौजूद है, सब शेल। तो आए सबसे पहले इसे देख लेते हैं। इसे हम पहले भी देख चुके हैं दूसरी वीडियोस में, तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ी थी, उसे बताया था। तो आज ये टॉपिक आ चुका है किताब में, तो आए इसे देखते हैं। तो पहला शेल होता है सब शेल, जिसके काउंटर नंबर n होता है, वैल्यू ऑफ n 1 जो होता है वो के शेल होता है, जिस जब n की वैल्यू 1 हो आपके पास, ठीक है ना। तो के शेल में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कितना आता है, अगर आपको पता है के शेल में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कितना आता है। के शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ सकता है वो 2 इलेक्ट्रॉन आता है। कितना इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है के शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। और के शेल के जो सब शेल होता है उसमें सिर्फ एक सब शेल होता है। कितना सब शेल होता है, एक सब शेल, जिसका नाम है एस, जिसका नाम है एस। तो सब शेल होता है बेटा, एक शेल होता है एस, दूसरा शेल होता है पी, तीसरा होता है डी और चौथा होता है एफ। एस पी डी एफ, लेकिन हम सिर्फ 2 तक ही महदूद रहेंगे, ठीक है ना। सिर्फ एस और पी पढ़ेंगे, डी और एफ का सिर्फ नाम जानेंगे। इतनी ज़रूरत हमें नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है बेटा, के शेल में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कितना आता है, 2। और के शेल के अंदर जो सब शेल की तादाद है वो सिर्फ 1 है, ठीक है ना, 1 है, जिसका नाम है एस सब शेल, ठीक है। और एस सब शेल, जिस शेल के शेप, जिस शेल का नाम एस हो उसका साइज़ क्या होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। तो एस सब शेल, एस का जो है वो आपके पास शेप कैसा होता है, सब शेल एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, ठीक है ना। पिक्चर भी लगा देंगे, पिक्चर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो जिसका नंबर क्वांटम नंबर 2 हो उस शेल को हम क्या कहते हैं, एल शेल। और एल शेल में जो सब शेल की तादाद है वो है 2। एल शेल में सब शेल की तादाद है 2। एक है बेटा एस शेल, दूसरा है पी शेल। एक है एस शेल, दूसरा है पी शेल। के अंदर एक एस ऑर्बिटल, एक एस सब शेल। एल के अंदर 2 सब शेल, एक का नाम एस और एक का नाम पी, ठीक है। इसको 1s भी कह सकते हैं, इसको 2s 2p भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। अगर के में मौजूद है तो इसको बोलेंगे 1s, ठीक है। एल में मौजूद है, एल में 2 सब शेल है, एस और पी, एस और पी, तो इसको नाम दे देते हैं 2s और 2p, 2s और 2p, क्योंकि इसका क्वांटम नंबर 2 है इस वजह से, ठीक है ना। तीसरा शेल है हमारे पास m, इसमें कितने सब शेल है, 3 सब शेल है, एस पी डी, एस पी डी। तो इसको नाम दे देंगे हम 3s 3p और 3d, ठीक है। ये शेल्स के नाम है, एक शेल के अंदर शेल्स के नाम है। तो एम शेल में सब शेल कितने हैं, 3 सब शेल हैं, एक एस, एक पी और एक डी, ठीक है। चौथा शेल हमारे पास जो है वो एन शेल है, ठीक है ना। चौथे शेल के अंदर 4 सब शेल है, एस पी डी एफ। चौथा शेल है एन शेल, इसमें जो सब शेल की तादाद है वो 4 है, एक एस पी डी और एफ। इसको नाम दे देंगे, चौथा शेल है 4s 4p 4d और 4f, ठीक है ना। तो के अंदर सब शेल सिर्फ ओनली एस सब शेल है जिसका शेप स्फेरिकल होता है, ठीक है। और एल के अंदर 2 सब शेल है, इसमें एक एस है उसका भी शेप स्फेरिकल होगा। पी का जो शेप होता है वो डम्बल होता है, कैसा होता है, डम्बल, ठीक है ना, इस टाइप का होता है, डम्बल टाइप का, ठीक है। पिक्चर लगाएंगे तो पी होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एम के अंदर 3 सब शेल होता है, एस पी डी। डी को हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे उसके शेप को, क्योंकि आपकी किताब में डिस्कस नहीं किया गया है। सिर्फ एस और पी के नाम बताए गए हैं आपको। एस का शेप स्फेरिकल, पी का शेप आपके पास डम्बल लाइक होता है, ठीक है ना। डम्बल, ये जो वेट यानी एक्सरसाइज करने के डम्बल उठाते हैं, देखा होगा आपने। और इसके अलावा एन में होते हैं 4 सब शेल, एस पी डी एफ, ठीक है। तो अब आए इसको देख लेते हैं, इसकी वर्डिंग को भी चेक कर लेते हैं क्या सूरत हाल है थोड़ी मुश्किल, हालांकि ये होना नहीं चाहिए था आपके कोर्स में, ना तो पहले था, ठीक है ना। तो खैर आइए कंसेप्ट ऑफ सब शेल को हम लोग देखते हैं। तो व्हेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सब्सटेंस वर ऑब्जर्व। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है बेटा, जब किसी आप एटम को क्या करें, हीट करें, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर के शेल में चले जाते हैं, जम करके नेक्स्ट शेल में चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स, ठीक है। ऐसा ही होता है, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जम करके चले जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो एनर्जी को लूज़ भी करते हैं। जब वो एनर्जी लूज़ करके दोबारा स्टेबल स्टेट में आते हैं, ठीक है ना। पिक्चर लगाते हैं, पिक्चर भी लगा देंगे, आप इधर देखिएगा। ये पहला शेल है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है ना। हमने इस इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जम करके इधर आ गया, ठीक है, जम करके आ गया, इधर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि अपने स्टेबल स्टेट में आए,
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको एनर्जी को लूज़ भी करेगा और अपने इस तरफ दोबारा आ जाएगा। तो जब एनर्जी को लूज़ करेगा तो इसमें से क्या निकलेगी बेटा, फोटॉन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, फोटॉन्स। तो फोटॉन्स क्या है, इनके डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें ऑब्जर्व होते हैं। जैसे कि आपने रिमोट में देखा होगा कि रिमोट से भी लाइट्स निकलती हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए क्योंकि उसका जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ क्या होता है बताया है, क्रस्ट से क्रस्ट के फासले को क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। तो उसके वेव लेंथ में फ़र्क होता है जो हमारी आँखें उसे देख नहीं पाती। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो एक एटम क्या है, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या है, जब एनर्जी लूज़ करता है तो वो बनाता है बेटा फोटॉन्स। एनर्जी रिलीज़ करता है फोटॉन्स की सूरत में, एनर्जी रिलीज़ करता है फोटॉन्स की सूरत में, तो वो जाके हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट में ऑब्जर्व होती है। ठीक है ना। तो फिर उसका क्या बनता है, हमारे पास एक स्पेक्ट्रा बनता है, यानी स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ कलर्स होते हैं। ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रा सिंगुलर है, तो एक कलर बनेगा जाके फोटोग्राफिक प्लेट में, तो हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अलग अलग वेव लेंथ का अलग अलग कलर आएगा, अलग अलग फासला आएगा। बात समझ में हो सकता है ना आए, मुश्किल बात है। क्योंकि बुक में किताब में पिक्चर्स भी नहीं लगाई गई बहुत सारी, ना आपने इससे पहले कहीं पढ़ा होगा इतने हाई लेवल पर। ठीक है ना। वैन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सब्सटेंस वर ऑब्जर्व, जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हुआ हमें किसी सब्सटेंस का या किसी एटम का, इन हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप, इन हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम लाइट्स का मुताला करते हैं। ठीक है ना, लाइट्स का मुताला करते हैं कि लाइट्स की नेचर क्या है, किस तरह उसकी वेव लेंथ क्या है। तो जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिखेगा डिफरेंट सब्सटेंस का हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप में, बहुत ही अच्छी पावर, बहुत ही हाई क्वालिटी, हाई रिजॉल्विंग पावर। ठीक है ना। पहले आता था माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, उसके अभी भी आता है, लेकिन इसमें फ़र्क होता है। मोबाइल है, मोबाइल कैमरे में फ़र्क होता है, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी। लो क्वालिटी का मोबाइल होगा उसमें जो पिक्सल होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, आपको वीडियोस और पिक्चर ठीक से नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे कैमरे से शूट करें तो आपको पिक्चर में क्या क्लैरिटी दिख रही होती है। जिसमें ज़्यादा क्लैरिटी दिख रही है उसकी रिजॉल्विंग पावर हाई है, उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और जिससे पिक्चर अच्छी नहीं आ रही उसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत कम है, रिजॉल्विंग पावर बहुत कम है। तो माइक्रोस्कोप की भी मिसाल ऐसे ही है। अच्छे माइक्रोस्कोप भी इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है और लोअर क्लास की भी जिसकी रिजॉल्विंग पावर कम है। तो यहाँ पे जो है बेटा हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप, अच्छी क्वालिटी का, जिसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा है, जिसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप चीज़ों को सेपरेट कर करके देख सकते हैं। यानी कहीं पिक्चर आप जूम करते हैं तो फटना शुरू हो जाता है, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, कम होती है। लेकिन कोई अच्छे मोबाइल में जिनकी पिक्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक लिमिट है सबकी। ठीक है ना। जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है ना, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा आया, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज की और फोटोग्राफिक प्लेट में एक स्पेक्ट्रम बन गया ब्लू कलर का, मिसाल के तौर पे क्या बन गया, ब्लू कलर का स्पेक्ट्रम बन गया। ठीक है ना, ब्लू कलर का, पूरा ब्लू कलर है। ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट दे कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स। फिर बाद में पता चला भाई जो एक कलर बन रहा है हमारे पास, जो एक स्पेक्ट्रम आ रहा है, ये 2 और मोर लाइन्स पर मुश्तमिल है, 2 या 2 से ज़ायद लाइन पर मुश्तमिल है। ठीक है ना। बाद में कहा गया कि ये जो स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है ये भी 2 लाइन पर मुश्तमिल है, इसके अंदर भी गैप्स हैं, इसके अंदर भी क्या है बेटा, गैप्स है। एनर्जी लेवल का फ़र्क है, एनर्जी लेवल का फ़र्क है। ठीक है ना। शुरू में तो हमें लग रहा था एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम है बोहर के मुताबिक, के शेल की फ़िक्स एनर्जी, एल शेल की फ़िक्स एनर्जी, लेकिन जब स्पेक्ट्रम आ रहा था वो हाई पावर के स्पेक्ट्रोस्कोप में आ रहा है कि उसमें क्या है, 2 और मोर लाइन्स ऑब्जर्व हो रहा है हमें। तो फिर गड़बड़ होना शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है कि एक ही शेल में डिफरेंट एनर्जी लेवल भी मौजूद है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है, स्लाइटली फ़र्क है, हल्का सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मुश्किल बात है। तो दे कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर। तो देखा ये गया कि वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स मौजूद है, लेकिन वो क्लोजली पैक है, बहुत करीब करीब है, उसे हम देख पा रहे हैं सिर्फ हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप से, हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है। किसी पुराने मोबाइल से पिक्चर है तो जूम करें, चेक करेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अच्छे रिजॉल्विंग पावर के कैमरे से पिक्चर खींचे तो जूम करके आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप को इस्तेमाल करके देखा गया कि दे कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर, बहुत करीब करीब है आपस में, लेकिन ये सिर्फ दिख रहा है हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप से।
एंड आल्सो द स्पेक्ट्रल लाइन, जो स्पेक्ट्रल लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रही है, स्प्लिट अप, टूट जा रही हैं, ठीक है ना। व्हेन द सोर्स ऑफ रेडिएशन इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, जब सोर्स ऑफ रेडिएशन को हम प्लेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के असर में, ठीक है, जहाँ से लाइट निकली उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, यानी उसके इर्द गिर्द मैग्नेट रख दे रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाता है सोर्स, ठीक है ना। तो लाइट जो है स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट्स हो जा रहा है व्हेन द सोर्स ऑफ रेडिएशन इज स्प्लिट इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम इसके इर्द गिर्द क्या कर दें बेटा, मैग्नेटिक फील्ड रख दें, मैग्नेट रख दें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के आसार में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को जीमन इफेक्ट भी कहा जाता है। तो आपकी किताब में जीमन इफेक्ट का जिक्र किया गया, हालांकि इसे नहीं करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट ईयर में भी जीमन इफेक्ट मौजूद नहीं है हमारी किताबों में, हमने भी नहीं पढ़ा इसे, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ा, हमें देखना पड़ा। तो व्हेन द सोर्स ऑफ रेडिएशन इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, जब सोर्स ऑफ रेडिएशन को आप किसमें प्लेस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी, वो स्प्लिट हो जाएंगे इस तरीके से, पिक्चर भी लगाएंगे उससे भी देखिएगा इस तरीके से। और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्लेस करें, स्टार्क्स इफेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। किताब में आपके नाम सिर्फ जीमन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्क इफेक्ट लिखा गया था, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, एक चार्ज होता है, उसके इर्द गिर्द जो एरिया होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे दो मैग्नेट आप करीब लेके आए तो आप एक फोर्स महसूस करते हैं, तो उस फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि एक मैग्नेट है, सबकी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है ना। तो दिस लाइन्स मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल, अच्छा इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होंगे, एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे, ये याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन, दिस लाइन्स मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल में डिफर इन एनर्जी, तो इससे ये मतलब लिया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में तो है, लेकिन उनमें जो एनर्जी का फ़र्क मौजूद है। तो दिस लाइन्स मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल में डिफर इन एनर्जी बाय स्मॉल अमाउंट, तो इससे ये तासुर लिया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है सेम शेल में तो, लेकिन इसमें एनर्जी का फ़र्क तो आ रहा है, एनर्जी का फ़र्क आ रहा है तभी तो इसमें लाइन्स बन रही हैं, ठीक है, एनर्जी का फ़र्क तो आ रहा है तभी तो इसमें लाइन्स बन रही हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रहा है, थोड़ा सा अमाउंट है, बाय स्मॉल अमाउंट, ये लिखा हुआ है बाय स्मॉल अमाउंट। तो 10 मेन एनर्जी लेवल आर डिवाइडेड इनटू सब शेल, तो इसी वजह से जो मेन एनर्जी लेवल है, मेन एनर्जी लेवल KLMNOPQ KLMN, तो मेन एनर्जी लेवल अगर आप K ले लें, L ले लें, तो मेन एनर्जी लेवल आर डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल आर नोन एज सब शेल। तो मेन एनर्जी लेवल भी डिवाइड हुआ है, मेन शेल भी डिवाइड हुआ है सब शेल में। तो K शेल में सिर्फ एक सब शेल है, L शेल में सिर्फ 2 सब शेल है, M शेल में 3 सब शेल है, N शेल में 4 सब शेल है, ठीक है। मुश्किलात आएंगी, ठीक है ना, मुश्किल है टॉपिक। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मैनी इन नंबर इन अ शेल, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, मैनी इन नंबर हो एक शेल में, तो दे शो रिपल्जन एंड मेन शेल स्प्लिट इनटू सब शेल, जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे एक शेल में तो ये रिपल्जन करेंगे, आपस में टकराएंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे की मोशन को अपोज करेंगे, मुखालिफ में जाएंगे। एंड द मेन शेल स्प्लिट्स इनटू सब शेल, तो इस वजह से मेन शेल क्या है वो स्प्लिट हो जाएगा सब शेल में, और इस वजह से एनर्जीज का क्या आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह मौजूद रहेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे को मुतासिर करेंगे, तो एनर्जी लेवल कम हो जाएगी, किसी की कम हो जाएगी, किसी की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दे शो रिपल्जन एंड मेन शेल स्प्लिट्स इनटू सब शेल, तो इस वजह से मेन शेल क्या है, सब शेल में स्प्लिट हो जाता है, जिसको नाम देते हैं SPDF, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो S शेल, P शेल, D शेल, F शेल, ये क्या है बेटा, सब शेल है एक मेन शेल का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट ऑफ सब शेल समझ में आ गया हो, इसे देखें, इसे पढ़ें, इसे समझें, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करते हैं इन सब शेल में, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करते हैं सब शेल में, ठीक है ना। बचपन में आपने सीखा होगा सिर्फ मेन शेल में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लासों में आपने फिल किया होगा दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको टीचर ने बताया होगा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथे शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं बेटा 32 इलेक्ट्रॉन,
टीचर ने आपको बताया होगा। इसका फॉर्मूला भी आपको बताया होगा 2n², जिसका मालूम करना है उसके n की जगह 1 लिख दो, n की जगह 2 लिख दो, n की जगह 3 लिख दो, n की जगह 4 लिख दो, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। अगर चौथे शेल का मालूम करना है मिसाल के तौर पे, n की जगह 4 लिख दो। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16, कितना है 32, चौथे शेल में कितना आता है 32। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट ऑफ सब शेल और कंसेप्ट ऑफ शेल समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखेंगे। सबसे पहले तब तक इस टॉपिक को आप क्लियर करके रखें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।